वैसे तो अपने चैनल में मैंने कई कसिनो स्कैम्स की स्टोरीज कवर की हैं, जिसमें कभी रॉलेट मशीन के जरिए कसिनो को लूटा गया, तो कभी नकली चिप्स, तो कभी कार्ड्स को बदलकर। मगर आज की कहानी में जिस तरह कसिनो को लूटा गया वो इन सब से बिल्कुल अलग और अनोखा था। ये पूरी चीटिंग ज्यादातर औरतों के जरिए करवाई जाती थी और इस अनोखे तरीके ने पूरे अमेरिका के कसिनोज को अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। और जो शख्स इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड था उसने लगभग $16 मिलियन तक कमाए। हालांकि ये मास्टरमाइंड एक ताला चाबी बनाने वाला मामूली सा कारीगर था, मगर इसके बावजूद भी उसने कसिनो की उन मशीन्स को खोला जिसे खोलना किसी के लिए भी नामुमकिन था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर इंसान हार ना माने तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, और ये शख्स भी कुछ ऐसा ही कर गया जिसे अमेरिका के कसिनोज आज भी याद करते हैं। कहानी शुरू होती है 4 जुलाई 1997 से, जब लास वेगास के कसिनो में कुछ गार्ड सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे और तभी सीसीटीवी कैमरे में एक औरत दिखाई देती है जो स्लॉट मशीन्स पर आकर गेम खेलने लगती है। कुछ ही देर के बाद स्लॉट मशीन की विनिंग लाइट्स जलने लगती है और बेल बजने लग जाती है और यह औरत $3.7 मिलियन का जैकपॉट जीत चुकी थी। कसिनो सिक्योरिटी ने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रोज कोई ना कोई गैम्बलर इन कसिनोज में जीतता था और उन्हें यही लग रहा था कि ये औरत भी एक लकी विनर है, मगर उनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। गार्ड्स इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये जैकपॉट किस्मत से नहीं बल्कि एक परफेक्ट प्लानिंग और चोरी से जीता गया है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। इस मास्टरमाइंड का नाम था डेनिस निकराश, जो पिछले 20 सालों से इस चीटिंग स्कैम को अंजाम दे रहा था, जिसमें उसने लास वेगास के कसिनो से कई $मिलियन लूटे और वो भी बिना किसी गन और चोरी के। हालांकि उसका तरीका जितना सिंपल था उतना ही जीनियस भी था और वो सिक्योरिटी कैमरास के सामने ही स्लॉट मशीन को टेम्पर करता था और उसके बाद उसकी टीम की कुछ औरतें कसिनो के अंदर आकर इन्हीं स्लॉट मशीन्स पर खेलती और वो जैकपॉट जीत जाते। कसिनो जानते थे कि वो पैसे हार रहे हैं, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि ना तो उन्होंने किसी को जबरदस्ती कसिनो में घुसते देखा, ना ही कोई चीटिंग देखी और ना ही उन्हें किसी पर कोई शक हुआ। इस चीटिंग को आगे चलकर लास वेगास का सबसे बेहतरीन चीटिंग स्कैम भी कहा गया, जिसे ना आज तक किसी ने देखा और ना ही सुना। इस कहानी की शुरुआत लास वेगास से काफी दूर शिकागो में 10 साल पहले हुई, जहां डेनिस नाम का एक शख्स रहा करता था जो ताला चाबी बनाने का काम करता था। डेनिस ने देखा कि कसिनो में घुसना तो बहुत ही आसान था, मगर वहां जीतना उतना ही मुश्किल, और इन कसिनोस में जो स्लॉट मशीन थी उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें कोई भी खेले जीतता हमेशा कसिनो ही था। 1961 की बात है, जब शिकागो में पुलिस एक 20 साल के लड़के को अरेस्ट करके पुलिस वैन में ले जा रही थी और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डेनिस ही था। डेनिस की गिरफ्तारी के पीछे उसका खासा टैलेंट था और वो ये था कि वो सिर्फ एक बार में ही किसी भी चाबी को देखकर उसका शेप याद कर लेता था। अपने इसी टैलेंट का इस्तेमाल करके वो पिछले कई महीनों से शिकागो की गेनोवेशी क्राइम फैमिली को नकली चाबियां बनाकर दे रहा था। ये क्रिमिनल फैमिली अमेरिका की सबसे पावरफुल माफिया फैमिलीज में से एक थी और वो इन्हीं नकली चाबियों की मदद से घर, ज्वेलरी स्टोर्स और कार्स को लूटते थे, जिसका एक हिस्सा डेनिस को भी जाता था। कुछ वक्त तक पूरे शिकागो में ये चोरियों का सिलसिला चलता रहा, मगर फिर एक रात चोर पुलिस के हाथ लग जाता है। पूछताछ में उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि वो गेनोवेशिया क्राइम फैमिली के लिए काम करता है और ये नकली चाबियां उसे डेनिस बनाकर दे रहा था। क्योंकि पुलिस डायरेक्ट गेनोवेशिया फैमिली पर हाथ नहीं डाल सकती थी, इसीलिए वो डेनिस को अरेस्ट कर लेते हैं। पूछताछ के दौरान उसके सामने एक डील रखी जाती है। डील ये थी कि वो उनके साथ कॉर्पोरेट करेगा और क्राइम फैमिली मेंबर्स के नाम बताएगा और बदले में पुलिस उसे रिहा कर देगी। मगर डेनिस जानता था कि पुलिस के हाथ कॉर्पोरेट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। डेनिस को ये बात बहुत ही अच्छी तरह पता थी कि अगर उसने माफिया के बारे में कुछ भी बताया तो वो उसे गायब करवा देंगे, मगर अगर वो चुप रहा तो उसे अपनी जिंदगी के कई साल जेल में बिताने पड़ेंगे। इसी कश्मकश के बीच उसे फैसला लेना था कि उसे जेल और मौत के बीच क्या चुनना है, और आखिरकार वो फैसला करता है कि वो चुपचाप रहेगा। गेनोवेशिया क्राइम फैमिली के लिए वफादारी बहुत ही बड़ी चीज थी और अपनी इसी वफादारी की वजह से डेनिस की इज्जत उनकी नजरों में और बढ़ गई। भले ही डेनिस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। उसने अपनी जवानी सलाखों के पीछे गुजारी और इन 10 सालों में उसे एहसास हुआ कि आज के बाद वो अपने स्पेशल टैलेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगा और अब वो बिल्कुल अकेले काम करेगा। 10 साल बाद वो जेल से बाहर आया और अब तक सन 1970 आ चुका था। उसे एक नई शुरुआत की जरूरत थी। डेनिस फैसला कर चुका था कि अब वो शिकागो में नहीं रहेगा और इसीलिए वो लास वेगास जाने का फैसला करता है। यहीं से उसकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसने उसे वेगास का सबसे बड़ा कसिनो स्कैमर बना दिया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपना सरनेम चेंज कर लिया
और अब वो डेनिस एंड्रयूज से डेनिस निक्रास बन चुका था। डेनिस कसिनो से पैसे कमाना चाहता था और उसकी नजर गैम्बलिंग पर नहीं बल्कि स्लॉट मशीन्स पर थी। वो अलग अलग कसिनोस जाने लगा जहां हर जगह उसे स्लॉट मशीन्स दिखाई देती और ये सभी कॉइन से भरी हुई थी। डेनिस के लिए ये महज आम मशीन्स थी जिन्हें इंसानों ने बनाया था और इनमें सिंपल लॉक्स लगे हुए थे। वो जानता था कि वो इन लॉक्स को खोल सकता है, मगर रास्ता उसे ढूंढना था। अब उसके सामने दो बड़े काम थे, पहला स्लॉट मशीन खोलने का रास्ता निकालना और दूसरा किसी की नजर उस पर ना पड़ना। कुछ दिन बाद वो एक सेकंड हैंड स्लॉट मशीन खरीद लेता है और अपने छोटे से घर में उसके एक एक पार्ट को खोल देता है। वो समझना चाहता था कि ये काम कैसे करती है। महज कुछ ही दिनों में वो समझ गया कि स्लॉट मशीन किस तरह डिजाइन की गई है। उस जमाने की मशीन्स मैकेनिकल हुआ करती थी और जैकपॉट जीतने के लिए सभी रील्स को एक जगह मैच करना होता था। डेनिस ने इन रील्स को एक ही कॉम्बिनेशन पर रोकने का रास्ता निकाल लिया था। हालांकि एक परेशानी थी, अलार्म। ये अलार्म सिस्टम ऐसे थे कि अगर कोई अनऑथोराइज शख्स इसे खोले तो 20 सेकंड के अंदर ये बजने लगता। डेनिस ने अब कॉम्बिनेशन और अलार्म टाइमिंग पर प्रैक्टिस शुरू की। 2 हफ्तों के अंदर वो तैयार था। वो सिर्फ 15 सेकंड में मशीन खोलता, अलार्म डिसेबल करता, रील्स एडजस्ट करता और मशीन बंद कर देता। अपनी तैयारी के बाद डेनिस एक छोटे से कसिनो को अपना पहला शिकार बनाता है। कसिनो के अंदर घुसते ही वो कोने वाली स्लॉट मशीन की तरफ बढ़ा। पहले तो वो टूरिस्ट के साथ घुल मिल गया ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और मौका मिलते ही बहुत ही सफाई से मशीन खोली, अलार्म डिसेबल किए, रील्स एडजस्ट किए और लॉक कर दिया। इसके कुछ ही मिनट के बाद एक प्लेयर वहां आ गया, लीवर खींचा और जैकपॉट जीत गया। यहाँ जैकपॉट तो एक नए खिलाड़ी ने जीता था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी डेनिस मना रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसकी ट्रिक काम कर गई है। डेनिस अपनी पहली कामयाबी से बहुत ही खुश था। इस ट्रिक को उसने कई बार रिपीट किया और हर बार वो कामयाब होता रहा। डेनिस लगातार जीत रहा था और कसिनोस हजारों डॉलर्स हार रहे थे, मगर उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आने वाले 3 सालों में डेनिस $10 मिलियन चुराने में कामयाब रहा। स्लॉट मशीन्स में ना कोई टेम्परिंग दिखी, ना लॉक्स टूटे हुए थे, मगर कहते हैं ना, कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। सन 1986 में डेनिस से एक गलती हो गई। वो फिर से उसी कसिनो पहुंच गया जिसे वो पहले भी लूट चुका था। उसने मशीन खोली, अलार्म डिसेबल किया, मगर इस बार एक नया सिक्योरिटी गार्ड उसे देख रहा था। गार्ड ने उसे तब पकड़ा जब वो मशीन बंद कर रहा था। डेनिस अरेस्ट हो गया और दोबारा जेल पहुंच गया। जेल में कुछ साल बिताने के बाद लास वेगास बदल चुका था। मैकेनिकल मशीन्स की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट मशीन्स ने ले ली थी, जिन्हें टेम्पर करना नामुमकिन लग रहा था। मगर डेनिस जेल में यही सोच रहा था कि बाहर निकलकर वो कुछ ऐसा करेगा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। सन 1990 में डेनिस रिहा हुआ और उसने देखा कि उसका पुराना तरीका अब काम नहीं आएगा। इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ने खेल बदल दिया था। स्लॉट मशीन्स में ना तो कोई लॉक था और ना ही कोई रील्स, और इन पर सिर्फ एक डिजिटल स्क्रीन थी जो कि सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम पर काम करती थी। हालांकि ये देख डेनिस कुछ परेशान तो हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो फैसला करता है कि वो इन मशीन्स के बारे में सीखेगा। इस बार भी उसने पिछली बार की तरह एक घर रेंट पर लिया और उसके गैराज में एक वर्कशॉप बना ली। उसके बाद उसने कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट मशीन्स खरीदी और उन सभी को उस वर्कशॉप में रख दिया, जिसके बाद वो उन स्लॉट मशीन्स पर काम करने लगा। अब वो घंटों स्लॉट मशीन्स के साथ रहता, जिसमें वो हर सर्किट बोर्ड और हर माइक्रोचिप को बहुत ही बारीकी से समझने लगा और बहुत ही जल्द उसे समझ आ गया कि स्लॉट मशीन पूरी तरह सॉफ्टवेयर पर काम करती है। इन स्लॉट मशीन्स पे एक छोटी सी चिप लगी थी और यही चिप ये तय करती थी कि खेलने वाला जीतेगा या हारेगा, और अगर डेनिस इस चिप को कंट्रोल कर लेगा तो वो हार जीत को भी कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि डेनिस कोई कंप्यूटर इंजीनियर तो था नहीं और इसीलिए ये चैलेंज उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। और तब वो फैसला करता है कि उसे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो और उस पर भरोसा किया जा सके। इस पार्टनर की तलाश में वो अपने पुराने साथी से कांटेक्ट करता है, जिसका नाम था यूजीन बुल्गारिनो। यूजीन पहले से ही काफी अमीर था और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसे काफी अच्छी महारत भी हासिल थी, और सबसे जरूरी वो दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते थे। बहरहाल अब वो दोनों डेनिस के गैराज में स्लॉट मशीन पर काम करने लगे और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद वो एक डिवाइस बनाने में कामयाब हो गए। ये एक बहुत ही छोटा डिवाइस था जिसे आसानी से छुपाया जा सकता था और इसे ऑपरेट करना भी बहुत ही आसान था। इस डिवाइस को स्लॉट मशीन के मदरबोर्ड से अटैच करते ही ये चिप की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बदल देता था, जिसकी वजह से स्लॉट मशीन्स का व्हील जैकपॉट नंबर पर ही आकर रुकने लगा।
और अब वो जब चाहे तब ऐसा कर सकते थे। हालांकि उन्होंने इसका तोड़ तो निकाल लिया था, मगर इसमें एक परेशानी थी, और वो ये थी कि इस डिवाइस को अटैच करने के लिए डेनिस को स्लॉट मशीन खोलनी पड़ती और ये कसिनो में करना नामुमकिन था। मगर उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया, क्योंकि कसिनो में कैमरास हर वक्त सभी पर नजर रखते हैं। इसीलिए डेनिस इस बार एक टीम बनाता है जो उसके लिए काम करे। इस टीम का काम था कि जब डेनिस स्लॉट मशीन को खोलकर डिवाइस कनेक्ट करेगा तब वो सभी उसे घेर कर खड़े रहेंगे, जिससे कैमरा एंगल ब्लॉक हो जाएगा और वो दिखाई नहीं देगा। अपने इस दाव को आजमाने के लिए डेनिस एक बिजी कसिनो में घुसता है और स्लॉट मशीन पर जाकर खड़े हो जाता है, जहां उसके टीम मेंबर्स उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और कैमरा में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है जिससे किसी को कोई शक हो। देखने में ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लेयर्स का ग्रुप है जो स्लॉट मशीन पर गेम खेल रहा है। और इसी घेरे के बीच डेनिस सफाई से स्लॉट मशीन खोलता है, डिवाइस अटैच करता है और फिर दोबारा उसे बंद कर देता है। कुछ ही मिनट के बाद डेनिस की ही टीम की एक औरत स्लॉट मशीन पर आकर व्हील को स्पिन करती है और एक बड़ा जैकपॉट जीत जाती है। डेनिस की चीटिंग बहुत ही सफाई से काम कर गई थी और कसिनोस को भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ क्या हुआ है। अपनी पहली कामयाबी के बाद अब डेनिस और उसकी टीम अलग अलग कसिनोस को अपना निशाना बनाने लगे और वो हर जगह सेम ट्रिक का इस्तेमाल करते, जिसमें उनका जैकपॉट अमाउंट हजारों डॉलर से लाखों डॉलर तक पहुंच गया। सन 1997 आते आते वो लोग अब अपने सबसे बड़े जैकपॉट के लिए तैयार थे और इसके लिए वो निशाना बनाने वाले थे हैरास कैसीनो को। हैरास कैसीनो में से इस बार डेनिस हाई लिमिट स्लॉट मशीन को चुनता है और इसका जैकपॉट विनिंग अमाउंट 3.7 मिलियन डॉलर्स था। इस बार भी पूरी टीम सावधानी से डेनिस को घेर कर खड़ी हो जाती है ताकि वो किसी को भी दिखाई न दे और महज कुछ ही देर में स्लॉट मशीन टेम्पर की जा चुकी थी। कुछ ही मिनटों के बाद टीम की एक फीमेल मेंबर स्लॉट मशीन पर बैठती है और 3.7 मिलियन डॉलर का जैकपॉट जीत जाती है और पूरे कसिनो में लकी विनर का जश्न मनाया जाने लगा। डेनिस चुपचाप भीड़ में घुल मिल गया और वो अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा जैकपॉट जीत चुका था। जिस वक्त हैरास कसिनो में जश्न मनाया जा रहा था, उसी वक्त वहां से दूर फिनॉक्सी शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने डेनिस को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया। फिनॉक्सी में डेनिस के टीम के एक मेंबर को किसी क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और जब पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके सामने जेल या कॉर्पोरेशन की चॉइस रखी तो वो पुलिस के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो गया। इस टीम मेंबर ने फिर पुलिस को डेनिस का नाम, उसके चीटिंग का तरीका और उसके टारगेट पर कौन कौन से कसिनोस है सब कुछ बता दिया और उधर डेनिस इन सबसे बेखबर अपनी अगली लूट की प्लानिंग में लगा हुआ था जो कि 7 मिलियन डॉलर की होने वाली थी। डेनिस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब FBI उसके पीछे लग चुकी है और फिर एक दिन वही हुआ जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। 18 जून 1998 की सुबह डेनिस की आंख अचानक एक तेज दस्तक से खुलती है और ये दस्तक उसके दरवाजे पर हो रही थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाता FBI दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई और उसे जमीन पर लिटाकर अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद उसके घर के कोने कोने की तलाशी ली गई, जिसमें FBI के हाथ वो सभी सबूत लग गए जिसकी उन्हें जरूरत थी। इस तलाश में उन्हें स्लॉट मशीन्स, कसिनो को लूटने के ब्लूप्रिंट और साथ ही साथ वो डिवाइस भी मिल गया जो वो स्लॉट मशीन में अटैच करता था। FBI ने सभी सबूत जब्त कर लिए और इसी दौरान डेनिस बिल्कुल खामोश था क्योंकि वो ये समझ चुका था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अगले 2 दिनों में FBI ने डेनिस के बाकी साथियों को भी अरेस्ट कर लिया और इसमें यूजीन भी शामिल था जो उसका पार्टनर था। डेनिस का सालों से बनाया एम्पायर महज एक झटके में ही खत्म हो चुका था और उसे हिरासत में लेने के बाद FBI उससे पूछताछ शुरू कर देती है। इसी पूछताछ में FBI फिर से उसके सामने एक डील रखती है और वो ये थी कि वो उनके साथ कॉर्पोरेट करे और उन्हें ये बताए कि वो इन स्लॉट मशीन्स को कैसे टेम्पर करता था और बदले में उसकी सजा को वो कम करवा देंगे। डेनिस के पास इस डील को मानने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था और वो FBI और पुलिस को वो पूरा तरीका बताता है जिससे वो स्लॉट मशीन के साथ छेड़छाड़ कर कसिनोस को लूटता था। ये देख FBI एजेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और जब डेनिस ने उनके सामने मशीन खोलकर उसे टेम्पर किया तब वो हक्के बक्के रह गए क्योंकि डेनिस का चीटिंग का तरीका अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। इसीलिए पुलिस को ये समझ आ गया कि क्यों कसिनोस उसे पकड़ नहीं पा रहे थे और ये स्लॉट मशीन्स भी देखने में ऐसी थी जैसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो। दिसंबर 1998 में डेनिस को कोर्ट में पेश किया गया जिसमें उस पर कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग और कसिनो स्कैम्स के चार्जेस लगाए गए और FBI के साथ उसके कॉर्पोरेशन के बदले उसकी सजा को 20 साल से कम करके 5 साल का कर दिया गया। बहरहाल 5 मार्च 1999 को उसे सजा सुनाकर फेडरल जेल भेज दिया गया और जितने साल उसने इस स्कैम को अंजाम दिया उस हिसाब से ये सजा बहुत ही कम थी। डेनिस की स्टोरी ने लास वेगास के कसिनोस को हिला कर रख दिया, जिसके बाद सभी कसिनोस ने एक यूनियन बनाई और कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे फिर कभी कोई उन्हें लूट ना सके।
सन 2000 में अपनी सजा काटने के बाद डेनिस जेल से बाहर आ गया था, मगर तब तक लास वेगास के हर कसीनो ने डेनिस को अपनी ब्लैक बुक लिस्ट में डाल दिया था, जिसका मतलब था कि अब डेनिस वहां के किसी भी कसीनो में कदम नहीं रख सकता था, और अगर वो ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधा अरेस्ट करके लंबी सजा सुना दी जाएगी। आखिरकार डेनिस ने लास वेगास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और कैलिफोर्निया चला गया, जहां वो अपना सरनेम बदलकर डेनिस मार्केंड्रो नाम से रहने लगा, और ये वही सरनेम था जो डेनिस निकरास बनने से पहले इस्तेमाल करता था। इसी दौरान लास वेगास के कसिनोज ने अपने यहाँ भी बदलाव किए और अपनी सिक्योरिटी को और भी अपग्रेड कर दिया। स्लॉट मशीन्स को दोबारा रीडिजाइन करके उन्हें और सिक्योर बनाया गया और उनके सॉफ्टवेयर को इतना स्ट्रांग बनाया गया जिससे कोई भी उन्हें टेम्पर ना कर सके। कसिनो में और ज्यादा सर्विलांस कैमरा इंस्टॉल किए गए जो कसिनो के हर कोने कोने को कवर कर सके, और साथ ही साथ सिक्योरिटी टीम को भी इस तरह की ट्रेनिंग दी गई जिससे वो किसी भी तरह की चीटिंग को पहचान सके और उन्हें तुरंत ही पकड़ सके। डेनिस की इस चीटिंग ने कसिनोज के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया और अब वो हर स्लॉट मशीन को इस चीटिंग को ध्यान में रखते हुए ही बनाते थे ताकि कोई दूसरा डेनिस उन्हें लूट ना सके। सन 2010 में डेनिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इतिहास का एक मशहूर चीटर खामोशी से मौत की नींद में सो गया, मगर आज भी कसिनोस और रेगुलेटर्स उसे भूल नहीं पाए हैं। कसिनोस आज भी कभी कभी उसकी कहानियां सुनाते हैं और सभी को बताते हैं कि इस तरह के क्राइम उन्हें जेल पहुंचा सकते हैं। हालांकि आज के दौर में चीटिंग के लिए उसके तरीके को दोहराया नहीं जा सकता क्योंकि कसिनो अब बहुत ही सख्त हो गए हैं, मगर कसिनो को ये एक बहुत ही बड़ी कीमत देकर समझ आया। डेनिस की कहानी कसिनो के लिए एक सवाल छोड़ गई जो उन्हें आज भी परेशान करता है कि अगला डेनिस कहीं फिर से ना आ जाए, और हो सकता है कि वो उन्हें देख रहा हो और कसिनो को लूटने का तरीका निकाल रहा हो। डेनिस ने ये साबित कर दिया था कि सिक्योरिटी तभी तक परफेक्ट है जब तक उसे तोड़ने वाला कोई चालाक शख्स ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।